हेलो एवरीवन, हमारे चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी जो करंट अफेयर्स की ये क्लास है। आज इस वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगी 22 जुलाई के करंट अफेयर्स। ठीक है, ये क्लास आपकी छूट गई थी तो मैं इसे कवर करवा रही हूँ। ठीक है, अच्छा चलिए शुरू करते हैं अपनी ये इम्पोर्टेंट क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चर्चित गवेरा और कुसमुंडा कोयला खदान किस राज्य में स्थित है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और अभी एक सर्वे आया है, उसकी मैं आपको रिपोर्ट बताती हूँ, दिखाती हूँ, जरा देखिए। तो इन्होंने पूछा है चर्चित गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदान किस राज्य में है। तो देखिए ये दोनों ही खदानें जो हैं ये आपकी छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, अब देखिए ये आपका वर्ल्ड एटलस का मैप है जो आप जिसमें आपका ये वर्ल्ड मैप दिखाया गया है। ठीक है, वर्ल्ड मैप को शो किया गया है। अब देखिए ये कहता है कि जो वर्ल्ड एटलस डॉट कॉम है, इसकी इन्होंने एक नई लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा छत्तीसगढ़ है, इसमें साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की, किसकी है ये? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ये इस कंपनी की है। कौन कौन सी खानें हैं? एक तो गेवरा और एक कुसमुंडा। इन खदानों को दुनिया की 10 सबसे बड़ी कोयले की खदानों की जो सूची है, जो लिस्ट जारी की गई है, उसमें शामिल किया गया है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है ये कि जो खदानें हैं भारत की छत्तीसगढ़ से, तो वो विश्व में टॉप 10 में स्थान रखती हैं। तो जो गेवरा खान है, ये विश्व में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, गेवरा खान जो है ये वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है। और बात करते हैं कुसमुंडा खान की, तो कुसमुंडा जो है आपकी, जो कुसमुंडा है ये आपकी फोर्थ नंबर पर है। ठीक है, कहाँ है वैसे ये है छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित ये खाने हैं। ठीक है, ये खाने क्या है? प्रतिवर्ष 100 मिलियन टन से भी अधिक कोयले का उत्पादन ये प्रत्येक वर्ष करती है। और जो भारत के कुल उत्पादन का कितना है? लगभग 10% है। तो भारत में जितना भी कोयला उत्पादन होता है, उसमें से छत्तीसगढ़ जो है वो 10% से भी ज्यादा करता है। और ये जो केवल जो दो खाने हैं, ठीक है, ये 10% से अधिक देती है। ठीक है, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि विश्व में टॉप 10 लिस्ट हमें दिखाई गई है, ये टॉप 10 हमें बताई गई हैं इसमें कोयले की खदानें। तो इनमें पहले नंबर पर कौन है? इनमें पहले नंबर पर है ब्लैक थंडर माइन। ये ब्लैक थंडर माइन कहाँ की है? ये अमेरिका की है। और इसका जो प्रत्येक वर्ष का जो उत्पादन है वो है आपका 62.68 मिलियन टन। ठीक है, ये इसका वार्षिक उत्पादन है। विश्व में नंबर 1 की जो खदान है उसका नाम है ब्लैक थंडर। दूसरे नंबर पर आती है गेवरा माइन, भारत की छत्तीसगढ़ से ये जो खान है, जो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये गेवरा माइन इंडिया की है। तीसरे नंबर पर आती है नॉर्थ एंटीलोप रोचेल माइन, ये भी अमेरिका की है। और इसका जो उत्पादन है वो है 56.25 मिलियन टन। चलिए अब देखते हैं आगे, ये क्या कहता है कि चाइना जो है दुनिया में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। यानी कि दुनिया में अगर हम कोयले की बात करें ना, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो चाइना। जो चाइना है वो पहले नंबर पर है। ठीक है, चाइना प्रथम नंबर पर है। दूसरे नंबर की बात करें तो इंडिया। ठीक है, दूसरे नंबर पर इंडिया है। तीसरे नंबर की बात करेंगे हम, तो तीसरे नंबर पर कौन है वर्ल्ड में? तो तीसरे नंबर पर है आपका यूएस। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपका यूएस है, आपको ध्यान रखना है। दुनिया में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो चाइना है, उपभोक्ता भी खैर चाइना ही है। और दूसरे नंबर पर जो कोयला उत्पादक है वो है आपका इंडिया। तीसरे की बात करें तो वो है आपका यूएस। चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं, यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष की बात हो रही है, तो ये आपका नियुक्त किया गया है उर्सुला वोन डेर लेयन को। ठीक है, तो ये यूरोपियन यूनियन को हम शॉर्ट में ईयू भी कहते हैं। इसकी पार्लियामेंट ने उर्सुला वोन डेर लेयन जो है उनको दूसरी बार यूरोपियन कमीशन का अध्यक्ष चुना है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल का रहेगा, 2024 से 2029 तक ये रहेंगी। और जो उर्सुला वोन डेर लेयन है, ये यूरोपियन कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष है और दूसरी बार इन्हें लगातार चुन लिया गया है। 2019 में इन्हें चुना गया था और 2019 से ये लगातार हैं। अब 2029 तक इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, तो क्या है, ये यूरोप में जो स्थित 27 देश हैं, उन देशों का एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मंच है जिसे हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं। ठीक है, अब सीधा सीधा आपसे कोई पूछे यूरोपियन यूनियन क्या है, तो यूरोप में स्थित 27 देश हैं, उन सभी को राजनीतिक और आर्थिक मंच प्रदान करता है जिसे हम कहते हैं यूरोपियन यूनियन। और इसका उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य है यूरोपियन यूनियन के जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों के लिए शांति, मूल्य और कल्याण को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो देखिए ये आपको ईयू में दिखाए गए हैं आपको कि जितने भी हैं 27 देश, ये सभी ईयू में आते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जुलाई 2024 में लंदन से वाघ नख भारत लाया गया, यह किस मराठा शासक से संबंधित था? देखिए नख ये आपको दिख रहा होगा, ये नाखूनों की शेप है और किसके नाखूनों की शेप ये है? ये आपको दिख रहा है ना, ये बाघ जैसे नाखून आपको दिखाया गया है, ये शेप ये किस मराठा शासक से संबंधित है? तो आप सभी इस बारे में जानते होंगे कि जो वाघ नख है ये संबंधित है छत्रपति शिवाजी महाराज से। ठीक है, आपने एक सुना होगा, ये मुझे लगता है 6 या 7th क्लास में हिस्ट्री में दिया हुआ है, तो उसमें है कि जब शिवाजी महाराज को मिलने के लिए ये बुलाते हैं अफजल खान, जो बीजापुर सल्तनत के जनरल होते हैं उस समय। ठीक है, ये अफजल खान इन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं, धोखे से इन्हें मारने की प्लानिंग करके वो आते हैं। तो जब इन्हें शिवाजी महाराज को वो मिलकर गले लगते हैं, तो वो सोचते हैं जब वो शिवाजी, क्योंकि शिवाजी महाराज कद में थोड़े छोटे थे, वो सोचते हैं कि छोटे तो हैं ही, जब उनसे गले मिलते हैं तो सोचते हैं इनके पीठ में चाकू घोंप दिया जाए। परंतु उससे पहले ही इनके अंदर फुर्ती बहुत थी, उससे पहले ही जो शिवाजी महाराज हैं वो ये जो आपको दिखाया गया है वाघ नख, इसको अफजल खां के पेट में घुसेड़ देते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए जो वाघ नख है ये कहाँ है? ये लंदन से इंडिया लाया गया है। ठीक है, जुलाई इसी वर्ष, इसी मंथ। तो क्या है, ये इसे लंदन से लाया गया है 19 जुलाई को सतारा में इसका प्रदर्शन किया गया। ठीक है, ये है क्या? अब देखिए इसके बारे में हम पूरा जान लेते हैं। ये इंडिया में कब था, कैसे लंदन पहुंचा? देखिए ये वाघनख जो है इसे एक प्रकार का हथियार बोलते हैं, क्योंकि इसे वे हथियार के रूप में यूज करते थे। ठीक है, और ये किस्सा आपको मैंने बता ही दिया, ये किस लिए ये फेमस है। क्या हुआ था 18वीं शताब्दी में, क्या हुआ था, ये शिवाजी महाराज का जो वाघनख है इसे मराठा साम्राज्य की राजधानी जो थी सतारा, इसे सतारा में रखा गया था। ठीक है, परंतु क्या हुआ 1818 में क्या हुआ, जो मराठा के पेशवा थे उन्होंने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, उनको गिफ्ट के रूप में उन्हें दे दिया। ठीक है, और देखिए उन्होंने ये गिफ्ट ले जाकर अपने देश में रख दिया और अब ये वापस लाया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय वैज्ञानिक को कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च यानी COSPAR द्वारा मैसी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, मैसी अवार्ड 2024 की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए ये अवार्ड दिया गया है आपका प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, अनिश भारद्वाज को। बात करते हैं कॉस्पर यानी कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च का जो सम्मेलन है दक्षिण कोरिया के बुसान में ये आयोजित हुआ। ठीक है, साउथ कोरिया के बुसान में आयोजित हुआ और यहाँ क्या हुआ, दो भारतीय जो वैज्ञानिक हैं हमारे, दो भारतीय साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है, एक तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और एक है अनिल भारद्वाज, इनको इससे सम्मानित किया गया। ठीक है, इसमें क्या है, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को तो कोस्पर 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये जो यहाँ की बात कर रहे हैं हम अवार्ड की, तो ये अनिल भारद्वाज को दूसरा अवार्ड दिया गया है, जबकि प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को ये अवार्ड दिया गया है कोस्पर मैसी अवार्ड। कोस्पर मैसी अवार्ड क्या है, ये जो है सर हैरी मैसी इनके सम्मान में दिया जाता है साइंस के क्षेत्र में। अब अनिल भारद्वाज जी की बात करते हैं। अनिल भारद्वाज को ये दिया गया है विकासशील देशों में उत्कृष्ट स्पेस साइंस रिसर्च के लिए विक्रम साराभाई मेडल से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग अवार्ड दिए गए हैं, एक ही क्वेश्चन में ये दो क्वेश्चन आपके इंक्लूड हैं। ठीक है, तो जो आपके प्रहलाद चंद्र अग्रवाल हैं उन्हें आपका कोस्पर मैसी अवार्ड 2024 दिया गया है। ठीक है, और बात कर रहे हैं हम अनिल भारद्वाज की, तो अनिल भारद्वाज को विक्रम साराभाई मेडल से सम्मानित किया गया है। और विक्रम साराभाई मेडल है क्या, ये जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो और कोस्पर द्वारा कंबाइंड रूप से ये मेडल प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए एक बेहद ही चिंतित विषय पर ये क्वेश्चन है। भारत में नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन सी हेल्पलाइन शुरू की गई है? तो देखिए ये हेल्पलाइन शुरू की गई है आपकी मानस। अब मानस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए वैसे तो केंद्रीय गृह मंत्री और जो सहकारिता मंत्री हैं हमारे अमित शाह, इन्होंने मानस हेल्पलाइन की वार्षिक रिपोर्ट 2023 जारी की है। मानस है क्या? देखिए मानस का जो पूर्ण रूप है वो है मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र। ठीक है, क्या है? मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र इसका पूर्ण रूप है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत में नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग को रोकना। ठीक है,
मानस पे क्या है, देखिए यदि आपको कोई लगता है नशे की इतनी हालत में है, तो उसको नशा छुड़ाने के लिए ये हेल्प कर सकते हैं, ये एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। नशा मुक्ति के लिए ये हेल्प कर सकते हैं। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, ठीक है, उनकी इनके लिए ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो मानस में क्या है, टोल फ्री नंबर पर आप फोन कर सकते हैं, ये है 1933, ठीक है। ये एक वेब पोर्टल है, एक मोबाइल ऐप है और उमंग ऐप, ठीक है, जिससे क्या होगा, देश के नागरिक नशा मुक्ति और रिहेबिलिटेशन पर सलाह लेते हैं। और इसमें यदि आपको किसी ड्रग की इंफॉर्मेशन मिलती है, कहीं ड्रग्स की, तो आप उसकी भी इंफॉर्मेशन इस पे शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशियन पैरालंपिक कमेटी यानी एपीसी ने साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है आपको दीपा मलिक को, ठीक है। दीपा मलिक को एपीसी ने साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किया है। दीपा मलिक कौन है? ये एक पैरा खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, पैरा गेम्स में साउथ एशिया देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे और इस एरिया में दीपा पैरा जो है, दीपा गेम्स के विकास और उन्हें प्रमोट करने की जिम्मेदारी संभालेंगे। दीपा मलिक की हम बात कर रहे हैं, आपको पता है इन्होंने ओलंपिक में मेडल लिया था। तो पैरा स्पोर्ट्समैन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। ये किसकी खिलाड़ी हैं? शॉटपुट एंड जेवलिन थ्रो की ये खिलाड़ी हैं, हरियाणा से ये संबंधित हैं। इन्हें वर्ष 2017 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया, अर्जुन अवार्ड मिला इन्हें वर्ष 2012 में, मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला इन्हें वर्ष 2019 में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बात हो रही है लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, तो इसके अध्यक्ष बने हैं ओम बिरला, ठीक है। अध्यक्ष जो हैं, जो अभी हमारे लोकसभा स्पीकर भी हैं, ठीक है। अब क्या है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में क्या है, विभिन्न दलों के 14 सांसद जो हैं उनको मनोनीत किया गया है और इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, ठीक है। क्या करती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का काम क्या है? तो देखिए एक सिंपल एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन जाता है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है क्या, इसका काम क्या है। देखिए इसका काम है लोकसभा का जो कामकाज है और उसकी बहस है, उसका जो टाइमिंग है ये फिक्स करती है, ठीक है, कि कब कब बहस होनी है, किस कामकाज के लिए कौन सा समय निर्धारित करना है, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती है। चलिए अब हम कुछ समितियां देख लेते हैं, जो संसदीय समितियों की सदस्यता और उनके कार्यकाल हम देखते हैं। हमारी है वित्तीय समिति, हम देखते हैं फाइनेंशियल कमेटीज देख लेते हैं। क्या है? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति को हम एस्टीमेट्स कमेटी कहते हैं। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या है 30। कार्यकाल इसका 1 वर्ष का है। इसके सदस्य हैं लोकसभा द्वारा निर्वाचित और कार्यकाल है सरकारी मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की जांच करना, खासकर जो पैसा खर्च हुआ है और उस पैसे को उसका यूज क्या हुआ है, इसकी जांच करती है प्राक्कलन समिति। अब बात आती है लोक लेखा समिति की, यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखिए सदस्यों की संख्या तो आप जरूर याद रखिएगा, लोक लेखा समिति के सदस्य भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। कैसे? 15 इसमें लोकसभा से होते हैं, 7 इसमें राज्यसभा से होते हैं। ये आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि लोक लेखा समिति में जो सदस्यों की संख्या होती है उसमें लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए लोकसभा से 15 होते हैं, राज्यसभा से 7 होते हैं, टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं और सदनों द्वारा यह निर्वाचित होता है, दोनों सदनों द्वारा। कार्यकाल इनका 1 वर्ष का होता है। इनका काम क्या है? इनका काम है सरकार के जो वार्षिक वित्त लेखे हैं, खर्चे हैं, ठीक है, उनकी जांच करना इनका काम होता है और सरकार के जो विनियोग लेखे हैं उन पर कैग के प्रतिवेदन जो हैं उनकी जांच करना इसका कार्य है। अगली समिति देखते हैं, समिति है सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति। तो ये जो समिति है इसमें भी आपके सदस्यों की संख्या 22 होती है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होते हैं। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और काम इसका भी क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की रिपोर्ट और खातों की जांच करना इसका काम होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जुलाई 2024 में भारत में अमेरिका के माफ कीजिए जुलाई 2024 में अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा तो देखिए ये नियुक्त किए गए हैं विनय मोहन क्वात्रा। तो विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है। इस विनय मोहन क्वात्रा हैं, ये किसका स्थान लेंगे? ये स्थान लेंगे आपका तरनजीत सिंह संधू, इनके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। और विनय मोहन क्वात्रा कौन है? ये 1988 बैच के ऑफिसर हैं, आईएएस ये होते हैं, ठीक है, फॉरेन सर्विस से ये रिलेटेड होते हैं और अप्रैल 2022 से 2024 तक इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ये रहे हैं।
इसके अलावा कुछ और देशों के हम सेक्रेटरी देख लेते हैं। सेक्रेटरी नहीं, हम देख लेते हैं एम्बेसडर। भारत के चाइना में जो है आपके राजदूत, उनका नाम क्या है? वो है प्रदीप कुमार रावत। ठीक है, ये चीन में है भारत के। अब कौन है आपके? फ्रांस। फ्रांस में आपके जो भारत के राजदूत हैं फ्रांस में, वो कौन है? उनका नाम है श्री जावेद अशरफ। जावेद अशरफ इनका नाम है। बात कर लेते हैं इजराइल की। इजराइल में आपके कौन है? ये हैं आपके संजीव संजीव कुमार सिंघला। ठीक है, संजीव कुमार सिंघला इनका नाम है। और कौन बचे? और फिलहाल रशिया। रशिया में आपके कौन है? भारत के जो आपके एम्बेसडर हैं रशिया में, ये कौन है? इनका नाम है विनय कुमार। ठीक है, तो देखिए रशिया में भी विनय कुमार हैं, और अमेरिका में कौन होगा? यूएस में कौन होगा आपके? विनय कुमार क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा। अच्छा, तो फिलहाल आपके मेन मुझे फिलहाल यही मुझे रिमाइंड फिलहाल मुझे यही याद आ रहे हैं, तो याद रखना है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, तो हम एक साथ 5 कंट्री के देख लिए हैं, तो हमें याद हो जाएंगे। रशिया के कौन है? विनय कुमार। चाइना के कौन है? अभी चाइना में कौन है ब्रांड एम्बेसडर? जो हमारे एम्बेसडर हैं वह है प्रदीप कुमार रावत। फ्रांस में कौन है? जावेद अशरफ। और इसराइल में कौन है? इसराइल में है आपके संजीव कुमार सिंह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। चर्चा में रहा राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो राजाजी नेशनल पार्क है, ये आपका स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, तो क्या है इसको ये फिलहाल चर्चा में क्यों आया है? तो इसलिए चर्चा में है क्योंकि जो राजाजी नेशनल पार्क है, इसको टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन का गठन किया गया है इसमें। ठीक है, किसका? टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन का गठन किया गया है। और फाउंडेशन का गठन होने के बाद अब जो राजाजी टाइगर रिजर्व है, उसमें विभिन्न वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी जो गतिविधियां हैं, उनको और भी बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। राजाजी नेशनल पार्क की लोकेशन क्या है? उत्तराखंड। और ये स्थापित कब हुआ था? ये स्थापना की गई थी इसकी 1983 में। ठीक है, चलिए अब इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? 2015 में। आपको ये भी पता होना चाहिए, स्थापना तो हो गई इसकी 1983 में, परंतु इसको जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ये घोषित किया गया 2015 में। इसका नाम किसके नाम पर है? राजा जी। तो इनका नाम है जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी हैं, उनके नाम पर इनका नाम रखा गया। राजगोपालाचारी को प्यार से राजा जी के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए इस टाइगर रिजर्व का नाम इनके नाम पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेश जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो देखिए वो देश है आपका मॉरिशस। मॉरिशस में इन्होंने विदेश की जन औषधि केंद्र की स्थापना की है। और इसका उद्घाटन क्यों किया गया है? ताकि दोनों देशों के बीच अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन इन्हें उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, ताकि दोनों देश इस एक साथ इसमें पहल कर सकें। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में जेनेरिक मेडिसिन उपलब्ध करवा सकें। तो चलिए आज की इस क्लास में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जितने भी थे, सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। खैर कुछ भी इसमें फालतू ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है। तो चलिए अपनी क्लास कवर करते रहो, पढ़ाई करते रहो साथ साथ। ठीक है, मिलते हैं हम आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में। जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।